प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 धातु एवं अधातु चैप्टर के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो कि बोर्ड एग्जाम और बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस जितने ये पॉइंट्स लिखे हैं, इस पॉइंट से हर बार बोर्ड एग्जाम में कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए आज हम इन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पहले जान लेते हैं कि आज के हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं धातुओं की परिभाषा एवं उनके भौतिक गुणधर्म, धातुओं की परिभाषा व भौतिक गुणधर्म इनके, और धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं, आयनिक यौगिक के गुणधर्म, धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, विद्युत अपघटनीय विधि क्या है, संचारण क्या है जो आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, संचारण और उसके उपाय, मिश्र धातुएं पढ़ेंगे और अमलगम पढ़ेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी वीडियो यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले हमारे पास आता है कि धातुएं होती क्या है। धातुएं होती क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि धातुएं क्या होती हैं और अधातु क्या होती है। धातुएं ये विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है, सुचालक का मतलब क्या होता है कि इनमें विद्युत धारा एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाएगी। धातु ऐसे लोहा है, इन सभी में जो विद्युत है वो एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाएगी। अधातुएं क्या होती हैं, इनमें ये विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है, इनमें विद्युत का संचरण नहीं होगा। धातुएं होते हैं ये इलेक्ट्रॉन त्याग करने का प्रकृति रखते हैं। अधातुएं होती हैं ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अब हम पढ़ते हैं धातुओं के भौतिक गुणधर्म। मान लीजिए आपको इनमें अंतर लिखने के लिए आ गया, तो आप क्या लिखेंगे? धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या? इनमें अपनी धात्विक चमक होती है, यानी शुद्ध अवस्था में धातुओं में एक विशिष्ट चमक होती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। यानी धातुएं होती हैं उनमें पहले से ही चमक होती है प्रकृति रूप से। जैसे लोहा है, आप उसको रगड़ेंगे तो वो चमकने लगेगा, यानी पहले से नया हो जाएगा। ऐसे ही अधातुएं क्या होती हैं? अधातु मान लीजिए हमने कोई अभी यहाँ पे है नहीं कुछ, ये जैसे मान लीजिए डस्टर है, तो इसको हम रगड़ेंगे तो इसमें खिंचे आ जाएंगे, यानी कि धातु है, क्योंकि इसमें खुद की चमक नहीं है। और वहीं अगर यहाँ पर लोहा होता तो हम इसको रगड़ेंगे तो ये चमकने लगेगा। ऐसे ही इसमें ये रखा है। अब दूसरा हमारा पॉइंट है कि कठोरता। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जैसी कुछ धातुएं नरम होती हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ये पॉइंट नोट करने का है कि कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो धातु है सोडियम और पोटेशियम। और तीसरा हमारा पॉइंट है कि आघात वर्धनीयता। धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता क्या होती है? धातुओं को पीटकर लंबी चादरों के रूप में परिवर्तित करना आघात वर्धनीयता कहलाता है। जैसे मान लीजिए लोहा लिया, उसको हथौड़े से पीटना शुरू किया तो वो धातु की इतनी पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है कि तन्यता। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमने तांबा लिया, तांबे को पीटा तो उसको हम एक पतले लंबे तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, जो हमारे लगा होता है। तो चालकता क्या होती है? ये ऊष्मा तथा विद्युत की बहुत अच्छी सुचालक होती है। चांदी की सबसे अच्छी चालक होती है, मैंने भी आपको बताया। विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है। भौतिक अवस्था। सामान्य तापमान पर सभी धातुएं ठोस होती हैं, सिवाय पारे के जो द्रव है, यानी कि इसमें अधिकांश धातुएं क्या होती हैं? सामान्य ताप पर ठोस होती हैं, परंतु जो ये पारा होता है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। हमारा पांचवा पॉइंट है कि घनत्व। सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर अधिकांश धातुओं के घनत्व अधिक होते हैं। गलनांक और क्वथनांक। धातुओं की गलनांक और क्वथनांक आमतौर पर उच्च होते हैं। ध्वनि।
जब मान लीजिए कोई धातु हम अगर नीचे गिराते हैं तो वो बोलेगी, यानी कि उससे आवाज उत्पन्न होगी। धातु वही होती है तो उससे कम आवाज उत्पन्न होती है। यही है इसमें कि जब कठोर धातु की वस्तु को गिराया जाता है तो उससे एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे ध्वनिकता कहते हैं। ठीक है, हमने अब धातुओं के भौतिक गुणधर्म कंफर्म कर लिए। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम अपने अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। धातुएं, अब हम धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे। हमारा ये पॉइंट रहा धातुओं के भौतिक गुणधर्म। हमारा ये धातुओं के भौतिक गुणधर्म। धातुएं हमने अभी बताया कि विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, विद्युत सबसे पहला पॉइंट है भंगुरता। भंगुरता क्या होता है? धातुएं भंगुर होती हैं, जिसका अर्थ होता है कि वे आसानी से टूट जाती हैं और इन्हें तार या चादरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए हमारे पास कोई धातु है, ये मान लीजिए प्लास्टिक की है, हम इसको गिराएंगे तो ये टूट जाएगी। वहीं अगर लोहा वगैरह होगा तो वो आवाज करेगा बट वो इससे टूटेगा नहीं। और हमारा दूसरा पॉइंट है कि चालकता। वे सामान्यतः उष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि इनमें विद्युत का संचरण नहीं हो पाता है। बट इसमें एक ऐसी है धातु जो ग्रेफाइट है, ये जो धातु भी है और इसमें विद्युत का चालक भी होता है। ठीक है, अब हमारे पास आती है चमक। इनमें धात्विक चमक नहीं होती है, हालांकि आयोडीन और ग्रेफाइट चमकदार होते हैं। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि आयोडीन और ग्रेफाइट धातु होते भी इनमें स्वयं की चमक होती है। ये इसका अपवाद है। और चौथा पॉइंट है हमारे पास ध्वनिकता। ये ध्वनि मुक्त नहीं होती है, यानी बजाने पर ये आवाज नहीं करती है। हमारा पांचवा पॉइंट है कि अवस्था। धातुएं सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में ठोस, द्रव या गैस रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर चौथा पांचवा पॉइंट है कि घनत्व, उनका घनत्व कम होता है और अक्सर हल्के पदार्थ होते हैं। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक मैंने भी आपको दिखाई, ये आकर हल्की होती है। गलनांक और क्वथनांक, अधिकांश धातुओं का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। ठीक है, चलिए हमने धातु और धातुओं के भौतिक गुणधर्म कंप्लीट कर लिए। ये वन शॉट वीडियो इसलिए मैं थोड़ी स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। चलिए हम अगले पॉइंट्स की ओर अपने बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ये मेरी खुद की नोट्स फाइल है। अब आता है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? रासायनिक का मतलब ये होता है कि उसमें कोई अभिक्रिया हो रही है। तो धातु के सबसे पहला हमारे पास रासायनिक गुणधर्म ये है, पहला गुणधर्म है कि धातु की वायु के साथ अभिक्रिया। जब धातु होती है वो वायु से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। तो हमारा पहला पॉइंट ये होगा। ऐसे मान लीजिए धातु ली 4L एल्यूमिनियम प्लस इसमें 3 O2 जोड़ दिया, हमारे पास हमको क्या मिल गया? 2Al2 प्लस O3, ये हमको मिल गया। यानी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। हमारा दूसरा पॉइंट है कि धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर दूसरा पॉइंट है कि सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। इसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट है कि सोडियम और पोटेशियम धातु अगर आप इनको खुले में रख देंगे तो ये वायु में यानी वायु से अभिक्रिया करके आग उत्पन्न कर लेंगे और उससे विस्फोट हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। लोहा वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन लोहा चूर्ण गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है। ये अभिक्रिया कटा हुआ है, तेजी से जलने लगता है। ये लोहे का चूर्ण है, ये वायु से अभिक्रिया करेगा तो जलने लगेगा। अब हमारे पास पॉइंट आता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं। यानी कि कोई धातु है वो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन से भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 6HCl एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अगर हम इसको अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो ये अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेगा। इसको हम क्षार से अभिक्रिया कराते हैं 2NaOH। अगर इसको हम क्षार से अभिक्रिया कराएंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तो 2NaOL3 प्लस H2 बनेगा। सोडियम एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा हमारे पास।
ठीक है, हमने धातु की रासायनिक गुणधर्म पढ़ लिया और हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट ये रहा कि धातुओं की जल के साथ अपक्रिया। जब धातुएं जल के साथ अपक्रिया कराती है तो धातु ऑक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें, अगर आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको अलग लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले ये धातु है, धातु यहाँ पे हमने सोडियम ले रखी है, सोडियम प्लस H2O लिया, तो इससे हमको क्या प्राप्त हुआ, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। जब धातुएं जल से अपक्रिया करती हैं तो उसमें एक धातु ऑक्साइड बनती है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया हमारे पास, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। इसका ये पॉइंट हुआ। ठीक है, हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे जल के साथ अपक्रिया करते हैं। सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम ही ठंडे जल के साथ अपक्रिया करती हैं। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है कि एल्यूमिनियम आयरन जिंक जल वाष्प के साथ अपक्रिया करते हैं, यानी जो जल की वाष्प हवा में उड़ के आती है ये उसके साथ अपक्रिया करते हैं और इन पे एक ऑक्साइड की इसी कारण परत चढ़ जाती है। हमारा इसमें चौथा पॉइंट है कि मैग्नीशियम को गर्म करने पर जल के साथ ही अपक्रिया करता है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम अपक्रिया के दौरान जल से सतह पर आ जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम में जल से अपक्रिया करेंगे तो इन पे जल की एक परत यानी कि वाष्प की एक परत चढ़ जाएगी। क्योंकि जल के दौरान एक परत चढ़ जाती है क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम और मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं। जैसे एयू Ag कॉपर लेड जल के साथ अपक्रिया नहीं करते, यानी कि ये धातुएं जल के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं। हमारा यहाँ पर छठा पॉइंट है कि धातुओं की अम्लों के साथ अपक्रिया। मान लीजिए धातु है, अम्ल है, जब धातु अम्ल के साथ अपक्रिया करेंगे तो हमारे पास उनको लवण प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। यहाँ पे मान लीजिए हमने सोडियम लिया प्लस 2HCl लिया, हमको क्या प्राप्त हुआ, 2NaCl प्लस H2 हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई, यानी हमको एक लवण प्राप्त हुआ NaCl और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई। भाई यहाँ पे एल्यूमिनियम लिया गया है, जो मैंने आपको पीछे बताया एल्यूमिनियम, इसकी HCl से अपक्रिया कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 2AlCl3, 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3H2 हाइड्रोजन गैस ऊपर उत्पन्न होगी। इसी धातुओं की अन्य धातुओं के साथ अपक्रिया, धातुओं की अन्य धातुओं के साथ अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे लवण प्लस अधिक सक्रिय धातु, लवण और कम सक्रिय धातु, यानी कि जब धातुओं की धातु से अपक्रिया कराते हैं तो जो अधिक सक्रिय धातु होती है तो वो दूसरी धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। जैसे मान लीजिए हमने पोटेशियम लिया और उसकी क्लोराइड गैस से अपक्रिया कराई, क्लोरीन गैस से अपक्रिया कराई तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड बन गया प्लस आयरन ऊपर निकल गया। ऐसे हमने कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट की जिंक से अपक्रिया कराएंगे तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा और जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर को अलग भगा देगा। यानी कि ये मान लिए पहले इसके साथ ये रहती थी बट ये यहाँ पर अब ये राजा था तो ये इसके पास चला गया और इसने कॉपर को हटा दिया यहाँ से और खुद उसकी जगह पे आ गया। ठीक है, हमने ये मेरे ही खुद के नोट्स हैं तो आप चाहे इसके नोट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अपने अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट ये रहा, धातुओं के प्रमुख रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म हम लोग पढ़ लेते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म विभिन्न चीजें पढ़ लिए, अब धातुओं के रासायनिक गुणधर्म हम लोग पढ़ते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। धातुएं रासायनिक अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ऋणात्मक आयन बनाती है। मैंने भी आपको बताया, जैसे मान लिया धातु है तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और ऋण आयन बनाएगी। दूसरा पॉइंट है उच्च विद्युत ऋणात्मकता। भारी कोश में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वे इलेक्ट्रॉन को खींचने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए उनकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है और उनकी विद्युत धनात्मकता उच्च होती है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि ऑक्साइड का निर्माण। ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं, आमतौर पर अम्लीय उदासीन प्रकृति के होते हैं। ठीक है, हमारा चौथा पॉइंट है कि अधातुओं के साथ अपक्रिया। धातुएं धातु के साथ अपक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करती हैं, यानी कि जो धातु होते हैं इलेक्ट्रॉन इनको दे देती हैं और इलेक्ट्रॉन ये अपने अंदर ग्रहण करके आयनिक यौगिक बना लेते हैं धातुएं।
हमारा इसके बाद अगला पॉइंट है कि अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुएं कभी भी अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारा यहाँ पर लास्ट है कि जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया, सामान्यतः धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं फास्फोरस हवा के संपर्क में आने पर उन पर ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। अब हम पढ़ेंगे मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? पहले इसकी परिभाषा, ये दो या दो से अधिक धातुओं या धातुओं से मिलकर बनती हैं। ठीक है। और इसमें क्या परिभाषा दी? ये दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु और एक अधातु के सजातीय मिश्रण है। ठीक है, मैं भी आपको बताया उद्देश्य इसका, इनको मिश्र धातुएं बनाई क्यों जाती हैं? धातुओं के गुणों में सुधार करने के लिए बनाई जाती है, जैसे मजबूती, कठोरता और जंग प्रतिरोधक बढ़ाना। अगर आप निकट सोना बनाएंगे, अगर उसमें आपने मान लीजिए थोड़ा बहुत अन्य मिश्र धातुएं उसमें नहीं मिलाई तो वो बहुत जल्दी टूट जाएगा और गल जाएगा। अब क्या होता है अमलगम? हमारा दूसरा पॉइंट है कि अमलगम क्या होता है? यह पारा और किसी अन्य धातु जैसे चांदी, सोना, जस्ता, टिन मिश्रण से बनी होती एक मिश्र धातु होती है। इसकी विशेषता क्या है? अमलगम में पारा मौजूद होता है जो इसे एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है। इसमें पारे की मात्रा के आधार पर एक तरल पेस्ट ठोस रूप में पाया जाता है। मान लीजिए डॉक्टर होता है, डॉक्टर मान लीजिए किसी के दांत खराब हो गया तो डॉक्टर जो पारा होता है, तो पारा की सहायता से, पारा में चांदी वगैरह ये इन सभी का मिश्रण होता है, तो वो चांदी का जो बुरादा होता है उसको दाढ़ में रख देता है। होता है ना ऐसा? तो वही होता है अमलगम। ठीक है, हमने अमलगम भी पढ़ लिया। हम अपने अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम अपने अगले पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट ये रहा। अब देखते हैं हमारे कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हुए। धातु की विरासत हमने पढ़ ली, धातु के रासायनिक गुणधर्म पढ़ लिए, सक्रियता श्रेणी भी हमारी लगी, वो भी हम पढ़ लिया। धातुओं और धातुओं कैसे विक्रिया करते हैं ये भी पढ़ लिया हमने। आयनिक यौगिक गुणधर्म ये भी पढ़ लिया। धातु का निष्कर्षण, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, संचारण और मिश्र धातु। मिश्र धातु पढ़ लिया। हमारा भी क्या रहेगा? संचारण और विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। चलिए फटाफट उसको भी पढ़ लेते हैं। कौन सा लिखने से? मैं आपको इसी पेन पे समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है संचारण। संचारण क्या होता है? जो धातुएं होती हैं लंबे समय तक, मान लीजिए बाहर खुले में हमने इनको रख दिया तो उन पर एक ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। जैसे मान लीजिए हमने लोहा लिया, लोहे को अगर हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उस पर ऑक्साइड की एक परत जम जाएगी। लोहा आपने देखा होगा कि वो बहुत समय तक बाहर पड़ा रहता है, तो उस पर लोहे की एक जंग लग जाती है। इसी को हम संचारण कैसे कहते हैं? ऐसे मान लीजिए आयरन है प्लस ऑक्सीजन, तो ये आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ये आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। मान लीजिए चांदी होती है, चांदी भी अगर लंबे समय तक अगर रखी रहे तो उसमें हरी एक लेयर छिड़ जाती है। वो किसके कारण होती है? संचारण। इसका उपाय क्या होता है? मान लीजिए लोहा है तो लोहे पर हम पेंट करेंगे या ग्रीसिंग करेंगे तो ये संचारण होने से बचा सकता है। इसके उपाय है पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनीकरण, और एक और अभिक्रिया है। ये सारी इसके उपाय हैं। अगर आप मान लीजिए ये लोहा है, लोहा पर पेंट करेंगे तो भी ये संचारण होने से बच जाएगा, ग्रीसिंग करेंगे तो भी बच जाएगा, और गैल्वेनीकरण करेंगे तो भी ये बच जाएगा। तो हमने संचारण कर लिया। इसका लिखा हुआ वीडियो मैं आप कमेंट कीजिए, मैं आपके पास शेयर कर दूंगा। आप कमेंट में अपना नंबर मुझे दे दीजिए। अब हमको पढ़ना है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया।
हमको पढ़ना है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। ठीक है, विद्युत अपघटनीय क्या अभिक्रिया क्या होती है? जो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया होती है, इसमें अधिक्रियाशील मतलब मान लीजिए कोई धातु है, विद्युत की सहायता से उसका अपघटन हो जाता है, विद्युत की सहायता से अलग अलग हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास NaCl एक लवण है, ठीक है, तो हम एक बीकर लेंगे, ठीक से नहीं बनना है, थोड़ी में जल्दी में, ये मान लीजिए हमने बीकर लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लिए, इनके तारों को हमने एक, यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी से हमने जोड़ दिया, ठीक है, ये कैथोड है, ये एनोड है, हमको NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, ये क्लोराइड के साथ में है, तो हम इसमें NaCl, Na प्लस होता है प्लस Cl माइनस में होता है, तो विद्युत अपघटनीय हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये Na है, ये Na प्लस, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऐसे दे देगा, इसके कारण ये केवल सोडियम यहाँ कैथोड पर कैसा होता है ऋणावेश, तो ये आपने विपरीत आवेश की तरफ चले जाएगा, इससे हमारे पास एक शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। और क्लोरीन गैस जब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्लोरीन गैस, ये क्लोराइड है, ये क्लोरीन गैस के द्वारा एनोड से यहाँ से निकल जाएगी, ये होगी विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए ये सोडियम क्लोराइड है, ऐसे ही होता है AgCl। AgCl किसका होता है आप मुझे बताइए, जब इसके ऊपर हम विद्युत, अब ये प्रकाशीय अपघटन है, प्रकाशीय अपघटन का होता है प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन, तो जैसे मान लीजिए हम इसको, और सिल्वर क्लोराइड है, जब इसको हम धूप में रखेंगे तो ये Ag अलग हो जाएगा, ये Ag है यहाँ पर, ये तो Ag अलग हो जाएगा, प्लस क्लोरीन Cl2 गैस अलग निकल जाएगी, इसी के वो कहते हैं विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। इन दोनों का मैं PDF आपको बाद में दे दूंगा, तो फटाफट से आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।